आज नाटक के तत्वों के आधार पर नाटक की समीक्षा कीजिए। ये सभी विद्यार्थी अपना माइक म्यूट करो बेटा। स्क्रीन शेयर होगी। आज का विषय है हमारा नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले हम जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है हम उसको समझेंगे। नाटक के तत्व। नाटक कुछ प्रमुख तत्वों के आधार पर निर्मित होता है। उसके निर्माण में जो प्रमुख तत्व सहायक होते हैं उनको नाटक के तत्व कहा जाता है और उनकी समीक्षा करना यानी कि जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी उसके तत्वों के बारे में बताना कि इसमें क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, क्या दोष हैं और क्या गुण हैं, ये सभी बताना नाटक के तत्वों की समीक्षा करना होता है। तो हम जो नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं उनको एक एक को उठाएंगे और फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक में उनकी क्या भूमिका रही है वो सब बताएंगे कि इसमें क्या गुण और क्या अवगुण रहे हैं। सबसे पहले कथानक। कथानक नाटक का ढांचा होता है। उसमें नाटक पौराणिक है, ऐतिहासिक है। ये बेटा माइक म्यूट कर लो अपने। हेलो, सभी विद्यार्थी अपने माइक म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है ऐसे समझ नहीं पाओगे। कथानक नाटक का ढांचा होता है। उसमें नाटक पौराणिक है, ऐतिहासिक है, आधुनिक है। नाटक किस तरह का है, फिर उसको नाटक की कथा और पात्र और ये सब चीजों की व्यवस्था योजना किस प्रकार की है, ये सब चीजें हम नाटक के कथानक में लिखते हैं। संक्षिप्त रूप में जो कथा वस्तु होती है उसका भी वर्णन कथानक में होता है। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें जो कथानक की जो कथा वस्तु है वो एक ही है, उसके अंदर अंतर कथा का वर्णन नहीं है। हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ही कथा जो इतिहास से ली गई है उसी का वर्णन कथा में है, कोई अंदर उसके अंदर कोई अंदर कथा वस्तु नहीं है। तो कथानक सुसंगठित है, कौतूहलपूर्ण है, नाटकीय है, घटनाओं से भरपूर। यह 3 अंकों में इसको समाप्त किया गया है। प्रत्येक अंक में एक दृश्य है। तो इस तरह से हम जो कथानक पढ़ते हैं। हाँ जी, बोलो। फिर आ जाती कथा वस्तु। कथा वस्तु और कथानक में बच्चे उलझन में रह जाते हैं कि कथानक और कथा वस्तु में क्या अंतर है। कथानक होता है पूरे नाटक का ढांचा, किस प्रकार से योजना की गई है नाटक की, और कथा वस्तु होती है उसमें जो कथा वर्णित है। जैसे ध्रुव स्वामी नाटक में एक ऐतिहासिक कथा का वर्णन है और इसमें इतिहास जो राजा समुद्रगुप्त के समय का वर्णन है। चंद्रगुप्त और रामगुप्त उनके 2 पुत्र थे, तो उनकी कथा को लिया गया है, तो ये कथा वस्तु है। कथानक और कथा वस्तु में अंतर पता चला क्या होता है? हाँ, कथानक एक
योजना होती है नाटक की कि उसमें सभी तत्वों का किस प्रकार से नियोजन किया गया है। और कथावस्तु वह होती है जिसमें हाँ जी। कथानक बेटा किसी भी नाटक की योजना होती है कि उसमें सभी तत्वों का नियोजन किस प्रकार से किया गया है। उसमें किस प्रकार से अ, ढाँचा तैयार किया गया है, उसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनाई गई है। और कथा वस्तु वह होती है जिसमें कोई भी कथा ली जाती है और उसका वर्णन होता है। हम ध्रुव स्वामी नाटक की बात करें तो इसमें इतिहास अ, से एक कथा ली गई है। राजा समुद्रगुप्त की कथा, उनके 2 बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त की कथा का वर्णन है। नाटक की जो कथानक है, वो भी विभिन्न तत्वों के आधार पर ही नियोजित होता है, क्योंकि उसमें हम रूपरेखा तैयार करते हैं और कथा वस्तु में केवल कथा होती है। समझ में आया अब? कथा वस्तु में हम हाँ, कैसी भी कथा हो सकती है, ऐतिहासिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, आधुनिक संदर्भ की कोई कथा हो सकती है, तो कथा किसी भी समय की हो सकती है। कोई भी कथा एक वर्णित होगी उसमें। समय के पर भी हो सकती है, विषय वस्तु के आधार पर भी हो सकती है, लेकिन एक कोई न कोई कथा के आधार पर ही नाटक रचा जाएगा। उसमें कुछ न कुछ तो वर्णित होगा ना। जो नाटक में वर्णित होता है, वही उसकी कथा वस्तु होती है। और कथानक होता है उसका संपूर्ण जो ढांचा किस प्रकार से बनाया गया है, उसका नियोजन या रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की गई है नाटक की, वो कथानक होता है। और कथा वस्तु ये होती है। तो कई किताबों में ऐसे मिल जाएगा कि आपको कथानक मिलेगा, उसी के अंदर आपको जो नाटक के प्रमुख तत्व हैं, उनके संक्षिप्त चर्चा की जाएगी उनकी। तो साथ ही उसमें आपको कथा वस्तु भी मिल जाएगी। तो इस वजह से कथानक में ही वो कथा वस्तु भी लिख देते हैं। तो कथा कई जो किताब हैं उनमें कथा वस्तु मिलेगी। तो बच्चे इस वजह से कंफ्यूज होते हैं कि कथा वस्तु और कथानक क्या होते हैं, एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो ये होते अलग अलग हैं कि कथा वस्तु एक में नाटक की कथा होती है और कथानक में संपूर्ण ढांचा होता है कि किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की गई है। नाटक में एक ही कथा को लिया गया है। नाटक नाटक में दूसरी कथा अंतर कथा भी है। नाटक में पात्र कितने हैं, नाटक में संवाद कैसे हैं, इस तरह से जो उद्देश्य है ये किस प्रकार का है। तो कथानक में सब चीजों की चर्चा होती है। ठीक है। उसका जो कथान क्या बेटा? दृश्य बेटा हमने पढ़ा है ना, इसमें 3 अंक हैं। प्रत्येक अंक में एक दृश्य दृश्य है। ठीक है। एक शुरू में शक शिविर में सारा कथा चलती है। ठीक है। तो उस तरह से दृश्य बन जाते हैं। फिर हमारा अगला कथा वस्तु है। कथा वस्तु में हम संक्षिप्त रूप में हमने जो नाटक पढ़ा है ना, उसकी कथा को रखेंगे, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। इतिहास में जो समुद्रगुप्त महान सम्राट थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार कर रखा था। उनके 2 बेटे थे, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त था, वे उनको समुद्रगुप्त ने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद रामगुप्त, जो एक अयोग्य और असमर्थ राजा था, असमर्थ व्यक्ति था, इस वजह से उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा घोषित किया था। लेकिन शिखर स्वामी के षड्यंत्र से वो राजा बन जाता है। और फिर जो उनकी वाग्दत्ता यानी भावी पत्नी थी चंद्रगुप्त की, उनसे भी छल कपट से विवाह कर लेता है। जो शकराज है, शकों का जो राजा है, वो रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है और उस के लिए संधि की शर्तें भेजता है। या तो वो युद्ध करे या ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की पत्नी को उसके राज्य में उपहार स्वरूप भेज दे। इस तरह से जो रामगुप्त है, वो कायर है,
मद्यप है, शंकालु है, वो असमर्थ राजा होने के कारण संधि की शर्तें स्वीकार कर लेता है। ठीक है? ये सब चीज़ें हमने नाटक में पढ़ी हैं। तो हम जो प्रमुख बिंदु हैं, उनकी चर्चा यहाँ करेंगे। लेकिन जो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है, वो उसका संधि की शर्तों का विरोध करते हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अपनी रक्षा के लिए निवेदन करती हैं, लेकिन वो ठुकरा देता है। तो वो अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए डट कर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो मैं स्वयं अपनी रक्षा करूँगी। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, वो दोनों सकराज के शिविर में जाते हैं। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को मना करता है, लेकिन वो हठपूर्वक चंद्रगुप्त के साथ जाती है। चंद्रगुप्त वहाँ ध्रुव स्वामिनी के वेश में जाते हैं नाटक की कथा में, और वहाँ जाने पर सकराज के साथ उनका द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त की विजय होती है। और अंत में जब रामगुप्त वहाँ पहुँचते हैं, तो सामंत कुमार भी उन्हें असमर्थ और अयोग्य होने के कारण राजा होने का हक और अधिकार देने से मना करते हैं। तब एक सभा का आयोजन होता है, परिषद का आयोजन होता है, और वहाँ पुरोहित धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से एक अयोग्य और असमर्थ, जो कायर और आचरण से जो पतित व्यक्ति होता है, उसको धर्मशास्त्र आज्ञा देते हैं कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, तो उससे नारी मुक्त हो सकती है, वो तलाक दे सकती है। तो पुरोहित इस प्रकार की घोषणा करता है, तो रामगुप्त इससे विचलित हो जाता है, वो उसका विरोध करता है। तो तब सभी जो सभा में उपस्थित हैं, वो रामगुप्त का साथ नहीं देते। चंद्रगुप्त भी अपने जो अधिकार हैं उनकी मांग करता है। अंत में जो परिषद है, वो निर्णय सुनाती है कि रामगुप्त अयोग्य है, असमर्थ है, मद्यप है, आचरण से पतित है। और धर्मशास्त्रों ने तो ये के माध्यम से जो पुरोहित था, उन्होंने धर्मशास्त्र का निर्णय सुना ही दिया था कि इस प्रकार से कोई भी अगर असमर्थ और आचरण से पतित कायर व्यक्ति है, तो नारी उससे मुक्त हो सकती है, तलाक दे सकती है। तो उधर से परिषद ने ये निर्णय सुना दिया कि अगर कोई व्यक्ति या राजा इस प्रकार के आचरण का है, तो वो गद्दी का हकदार नहीं है, वो सिंहासन का हकदार नहीं है। उसके स्थान पर योग्य, समर्थ और साहसी राजा की नियुक्ति होनी चाहिए। तब रामगुप्त दोनों तरफ से अपनी चीज़ें गवा देता है, राज्य भी गवा देता है और ध्रुव स्वामिनी को भी। तब वह विचलित हो जाता है और चंद्रगुप्त पर वार करने के लिए तलवार निकाल लेता है। तभी एक सामंत कुमार उसको पीछे से वार करते हुए मार देता है। तो इस प्रकार कथा की समाप्ति हो जाती है। तो हम कथा वस्तु में इसकी संक्षिप्त कथा लिखेंगे। कथा संक्षिप्त ही लिखें, प्रमुख जो बिंदु हैं उन्हीं को लिखें। जैसे मैंने यहाँ जो प्रमुख बिंदु थे उन्हीं की चर्चा की है। पात्र और चरित्र चित्रण, जो पात्र होते हैं उन्हीं के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। कथा वस्तु के आधार होते हैं पात्र। जो पात्र होते हैं, पात्रों के माध्यम से ही नाटककार अपने भावों की अभिव्यक्ति पाठकों तक पहुंचाता है। नाटक में पात्रों की संख्या संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी सीमित होने चाहिए। कुछ ही पात्र, प्रमुख पात्र और कुछ गौण पात्र रखें। पात्रों की संख्या अधिक होने से नाटक की जो अभिनयता है उसमें बाधा आती है। तो सफल नाटक वही माना जाता है जिसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। इस आधार पर हम अगर ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा करें, तो हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ही प्रमुख पात्र हैं। केवल 8-9 पात्र हैं,
कुल मिलाकर तो 3-4 जो जैसे चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये प्रमुख पात्र हैं नाटक के। शिखर स्वामी, ये प्रमुख पात्र हैं। और जो प्रमुख पात्र हैं वो ऐतिहासिक पात्र हैं। जो गौण पात्र हैं जैसे मंदाकिनी, महिरदेव और कोमा, ये काल्पनिक पात्र हैं और नाटक में गौण पात्र हैं। पात्रों की संख्या के आधार पर नाटक सफल है, क्योंकि इसमें अधिक पात्र नहीं हैं, पात्र सीमित हैं। और पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो बहुत ही सजीव और स्वाभाविक तरीके से है, कोई बनावटीपन नहीं है। नाटक नायिका प्रधान है। ध्रुव स्वामिनी में नाटक के सभी जो गुण हैं, जैसे वो सुंदर है, वीर साहसी है, स्वाभिमानी है, अ, अपने अधिकारों की संरक्षक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक नायिका में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण ध्रुव स्वामिनी में हैं। नाटक की सारी कथा उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। वे नाटक की कथा को गतिशील बनाती हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण के आधार पर ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। फिर आ जाता है हमारा संवाद योजना। जो नाटक में आपसी वार्तालाप होता है, पात्र जो आपसी वार्तालाप करते हैं उसको बोलते हैं संवाद योजना। संवाद योजना ही पात्रों को का जो कथा होती है उससे गति मिलती है। संवाद ही नाटक को गति देते हैं और इन पर ही निर्भर रहती है कथा। नाटक की जो सफलता है उसकी पात्र अनुकूल और संवादों पर निर्भर करती है। संवाद नाटकीय, छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए, पात्रों के अनुकूल होने चाहिए संवाद। तो इस आधार पर हम देखें कि हमारे जो नाटक था ध्रुव स्वामिनी, उसके संवाद कैसे थे। तो संवाद नाटकीय थे, वाक्य छोटे छोटे थे, प्रभावशाली थे और पात्र के अनुकूल थे, परिस्थिति के अनुकूल संवाद थे। तो हमारा जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी वो पात्रों के अनुकूल है, कथा के अनुकूल है। संवाद योजना नाटक के अनुकूल है, सफल है। नाटकों के जो संवादों की जो भाषा है वह तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त और स्पष्ट, सहज, स्वाभाविक तथा नाटक का जो कथानक है उसको गति प्रदान करने में वो सफल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संवाद योजना है, संवाद योजना की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक एकदम सफल है। फिर जो हमारा अगला जो बिंदु है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण से अभिप्राय है कि नाटक की कथा जो ली गई है उसमें वह किस देश से है, उसमें देश का जो वातावरण है वो वैसा ही है जो नाटक में है, वैसा ही देश का है। काल से अभिप्राय है कि समय, कि जिस समय की बात की गई है वैसा ही नाटक में वर्णित है। वातावरण जो नाटक में है, जो कथा में जो वर्णित है वैसा ही नाटक में भी वर्णित है क्या वातावरण। तो इन सब आधार पर देश काल और वातावरण को हम सबसे पहले लेंगे। हमारे देश के जो राजा समुद्रगुप्त हैं उसकी चर्चा की गई है। तो हमें नाटक में अपने ही देश का वातावरण और समय, जो राजा समुद्रगुप्त की बात की जा रही है तो उस समय का सभी वातावरण का यथार्थ चित्रण मिलता है। वैसी ही वेशभूषा, राजघराने का जो चित्र है, जो दृश्य है, वो भी उसी समय का, जिसमें इतिहास में वातावरण होता था राजघराने का वैसा दृश्य हम नाटक में भी देखते हैं। रहन सहन है,
और जो पहनावा है, वेशभूषा है, वह भी राजघराने की या राज परिवार के सदस्यों जैसी ही पात्रों की है। कहीं-कहीं हम देखते हैं कि वेशभूषा की चर्चा मिलती है। हम अंत में नाटक के अंत में जो ध्रुव स्वामिनी बोलती है चंद्रगुप्त के लिए, वो वहाँ युद्ध होता है तब, कि वो उसके उत्तरीय को खींच लेती है। तो जो राजा लोग थे वो एक आप उनके पहनावे में एक उत्तरीय भी डाला जाता था, तो उसमें वहाँ चर्चा होती है उत्तरीय की। तो वो एक जो राजा की वेशभूषा है, वैसी ही वेशभूषा की चर्चा हमें मिलती है। तो देश काल और वातावरण में ये सब चीज़ आ जाती है, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनकी जो राज दरबार की साज सज्जा है वो, तो ये सभी चीज़ों का हमें यथार्थ वर्णन मिलता है जो इतिहास में हम देखते हैं, वही वर्णन हमें नाटक में भी मिलता है। और साथ ही हम देखते हैं कि कुछ जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, तो कुछ जो दृश्य हैं वो काल्पनिक हैं। इतिहास और कल्पना का जो समन्वय तैयार किया गया है, उससे इतिहास को उजागर करने में ही सहायक है। जो कल्पना जो की गई है, वो इतिहास को उजागर करने में सहायक है, वो कहीं भी बाधा नहीं बनती है। तो जो देश, काल और वातावरण है, उसकी दृष्टि से भी ध्रुव स्वामी नाटक सफल है। फिर अगला बिंदु है हमारा संकलन त्रिय। संकलन त्रिय से अभिप्राय होता है समय, स्थान और कार्य का, समय, स्थान और कार्य का सफल निर्वाह होना, उनमें एकता बने रहना। नाटक में हम देखते हैं कि जो समय की बात करें तो नाटक ज़्यादा लंबा ना खींच के एक ही 24 घंटे में ही कथा पूर्ण हो जाती है। और स्थान की बात करें तो जैसे नाटक में 3 दृश्य हैं, वैसे ही 3 अंक है, 3 दृश्य बनाए गए हैं, तो ज़्यादा विस्तृत दृश्य नहीं है। और समय की बात करें तो वो सब चीज़ें तो इतिहास में हैं, या कथा को ज़्यादा लंबा खींच के नहीं बनाया गया है। संकलन त्रिय की दृष्टि से नाटक पूर्ण निर्वाह करता है। इस नाटक की सभी घटनाएं या तो गुप्त सम्राट के शिविर में घटती हैं या सकराज के दुर्ग में, और यह संपूर्ण घटनाक्रम एक दिन रात में ही संपन्न हो जाता है। इस नाटक का जो मुख्य कार्य है, ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति और चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना, इनमें एक एकता बनी रहती है, कहीं भी बिखराव नहीं आता। तो समय और स्थान और कार्य में एकता बनना ही संकलन त्रिय कहलाता है। तो इस तरह से संकलन त्रिय का पूर्ण निर्वाह हुआ नाटक में। फिर जो अगला पॉइंट है उद्देश्य, उद्देश्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उद्देश्य में नाटककार का सबसे पहला उद्देश्य है कि जो हमारे इतिहास का अप्रकाशित अंश है, उसको याद दिलाते हुए देश के नागरिकों को अपने इतिहास का गौरव या अतीत का जो गौरव है उसकी याद दिलाना, देशभक्ति और राष्ट्र भावना का संचार करना। हम और भी उद्देश्य नाटक के पढ़ चुके हैं, तो उसके विषय में विद्यार्थी बताएं कि हमने और क्या क्या उद्देश्य पढ़े थे नाटक के। हाँ, नारी समस्या को उजागर करना, नारी की जो समस्याएं हैं उनको उजागर किया गया है। जैसे युवा, हाँ जी बोलो। हाँ, इतिहास की जानकारी तो हम चर्चा कर चुके। इसी तरह से नारी समस्या को उजागर करके उसका समाधान भी निकालना नाटककार का उद्देश्य है, कि किस तरह से नारी को शोषित रही है, अत्याचार किए गए हैं। तो
नाटक के प्रारंभ में ये सब चीज़ें हम ध्रुव स्वामी के साथ होते हुए देखते हैं कि उस वह भी अत्याचार और शोषण का शिकार होती है। फिर उससे आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व उम, कराती है ध्रुव स्वामिनी। वह स्वयं डट कर खड़ी होती है, अपने अधिकारों की रक्षा करती है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है। वो जागरूक नारी है। तो ये समस्या को उजागर भी किया गया है और उसको समाधान भी किया गया है। ये उद्देश्य है नाटक का। विवाह से हाँ, विवाह की समस्या ये भी उद्देश्य है कि विवाह जो हमारा धार्मिक संस्कार है, धार्मिक बंधन है, अटूट बंधन है, पवित्र बंधन है, उस उस समस्या को प्रस्तुत किया गया है कि वो ये हमारी जो धर्मशास्त्र हैं, वो किस प्रकार से धर्मशास्त्रों की जो लोग गलत व्याख्या करते हैं, उनसे समाज में किस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ध्रुव स्वामिनी के जीवन में उत्पन्न हो गई कि वो एक अयोग्य, असमर्थ व्यक्ति के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के कारण अपने आप को कैदी महसूस करती है, उसका शोषण होता है, उसका अत्याचार होते हैं उस पर। उसे एक उपहार स्वरूप वस्तु समझा जाता है, पशु तुल्य समझा जाता है। तो ये सब समस्याएँ उसके वैवाहिक जीवन को लेकर ही उत्पन्न हुई। उसका विवाह अयोग्य व्यक्ति से हुआ, इसी वजह से उसके जीवन में ये समस्याएँ आई। सबसे पहले तो ये दिखाया गया है कि हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि विवाह एक अटूट बंधन है, धार्मिक बंधन है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये समस्या है, लेकिन उसका समाधान नाटककार ने किया कि धर्मशास्त्र की फिर से व्याख्या करवाई, धर्मशास्त्र का फिर से अध्ययन करवाया, उसका विश्लेषण करवाया। तो उससे पता चला कि पुरोहित निर्णय देता है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है, आचरण से पतित है, असमर्थ है, वो नारी के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, उसके सम्मान को नहीं बचा सकता, तो तब वह उससे मुक्त हो सकती है। ये अधिकार धर्मशास्त्र देते हैं नारी को मुक्त होने का। तो जो समस्या है उसका समाधान भी दिया है। ये उद्देश्य रहा है नाटककार का, इन सब समस्याओं का समाधान देना नाटक का उद्देश्य है। पहले नाटककार ने समस्या की रचना की है, समस्या के बारे में बताया है, फिर उसका समाधान दिया है। अभिनेता अभिनेता से अभिप्राय है कि किसी भी नाटक को रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जो नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं, उनके जो प्रारंभिक नाटक हैं वो लंबे हैं, उनके पात्रों की संख्या अधिक है, कुछ दृश्य ऐसे हैं जो रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ उनकी नाट्य कला का पूर्ण विकास हो गया और जो ध्रुव स्वामी नाटक है उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें उन सभी कमियों का निकाल दिया गया जो पूर्व नाटकों में थी। पात्रों की संख्या सीमित है, संवाद छोटे, प्रभावशाली, सरल, सहज हैं, तो नाटक पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कुल 3 ही अंक हैं जिनके दृश्य भी 3 ही हैं और वो तीनों दृश्य रंगमंच के योग्य हैं। उनको अभिनय 3 अंक हमने पढ़े नाटक में बेटा, तीनों अंक हमने पढ़े नहीं है नाटक के। नाटक के तीनों अंक हमने हाँ, हाँ, हाँ। तीसरा दृश्य होता है जिसमें ध्रुव स्वामिनी बैठी होती है और वहां सैनिक प्रवेश करते हैं। वो उसको सूचना देते हैं कि रामगुप्त यहाँ आ गए हैं सैनिकों के साथ। ये अंतिम दृश्य है जब दूसरे अंक में जब समाप्त होता है कि सकराज द्वंद्व युद्ध में मारा जाता है। ठीक है ना, ये दूसरे अंक की समाप्ति है। ऐसे ही होते हैं ना दूसरे अंक की समाप्ति।
हाँ, हाँ, तो तीसरे अंक में ध्रुव स्वामिनी जो है चिंतित बैठी है, वो तनाव में बैठी है, दुखी है, पीड़ा में है। उसी समय सैनिक उसको आकर रामगुप्त के आने का समाचार देते हैं। तो ये तीसरा दृश्य है। ठीक है। वहीं पर नाटक की जो अंतिम जो दृश्य है, जो अंतिम जो अंक है, उस दृश्य में ही समाप्त हो जाता है कि वहीं सब चर्चाएं होती है, परिषद भी वहीं होती है। चंद्रगुप्त भी अपने अधिकारों की मांग वहीं करते हैं। ध्रुव स्वामिनी भी अपने जो अ, अत्या अत्याचार हुए हैं, जो शोषण हुआ है, उनकी सब चर्चा वहाँ करती है। और पुरोहित भी उसी दृश्य में अपना निर्णय सुनाता है। परिषद भी निर्णय सुनाती है अपना कि जो रामगुप्त है वो अयोग्य है, असमर्थ है, आचरण से पतित है, इसलिए वो राजा होने का अधिकारी नहीं है। तो ये हमारा अभिनेता वाला बिंदु समाप्त हुआ कि नाटक अभिनय के योग्य है, उसको रंगमंच पे प्रस्तुत किया जा सकता है। जो लास्ट हमारा बिंदु है भाषा शैली। जो नाटक की भाषा है वो तत्सम प्रधान खड़ी बोली है कि खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। साथ ही भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। पात्रों के अनुकूल है, भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक भाषा है। अगर गुणों की बात करें तो नाट हमने 3 गुण पढ़े हैं ना, काव्य में 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तो हाँ, तो प्रसाद गुण में होता है कि सरलता से समझ में आ जाती है, सहजता से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें नाटक में कहीं भी हमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमें कठिन लगे, समझ में न आए। आराम से पढ़ते हुए हमने समझ लिया है नाटक को। तो प्रसाद गुण विद्यमान है। फिर ओज गुण, क्योंकि वीरता और साहस की बात हुई है, ध्रुवस्वामिनी भी अपनी वीरता और साहस का परिचय देती है। जो है चंद्रगुप्त भी डटकर युद्ध भी करते हैं और वीर साहस और बहादुरी दिखाते हैं नाटक में। तो ओज गुण भी विद्यमान है। माधुर्य गुण भी है। माधुर्य गुण में प्रेम प्रसंग जहाँ होता है, श्रृंगार की जहाँ बातें होती हैं, वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो कुछ दृश्य हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ माधुर्य गुण है। तो रस की बात करें तो 3 प्रमुख रस हैं। हास्य रस है, वीर रस है और श्रृंगार रस है। आज हमने अब हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक सफल नाटक है। तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। अब किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया? हेलो। ठीक है बेटा। तो आज तो हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, ध्रुव स्वामिनी का हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर हमारे पास बाद में समय रहेगा तो हम रिवीजन कर लेंगे। अभी हम अपना जो पाठ्यक्रम में अगला जो खंड है, कल से वो शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा। आज आज के लिए इतना ही।